अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फाजिया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताते चलूं, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तज्जिए। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हमारी आज की रिपोर्ट आज के दिन यानी 7 जुलाई को 1924 में तख्तेदार पर लटकाए गए सुल्ताना डाकू के हवाले से है। सुल्ताना डाकू कौन था, वो डाकू क्यों बना, सुल्ताना डाकू का तरीका वारदात क्या था और वारदात के बाद वो क्या करता था, सुल्ताना डाकू को पकड़ने के लिए अंग्रेज पुलिस ऑफिसर क्यों बुलाया गया, सुल्ताना को कैसे गिरफ्तार किया गया, इन सब के बारे में बात करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। हमारी आज की रिपोर्ट 7 जुलाई को फांसी पे चढ़े सुल्ताना डाकू के हवाले से है। बड़े सगीर के मशहूर लुटेरों में सुल्ताना डाकू सबसे मशहूर है। सुल्ताना डाकू का किरदार इंटरनेशनली भी बहुत आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि अमीरों का माल लूटकर गरीबों में तकसीम करने का जब भी जिक्र होगा तो 14वीं सदी का एक किरदार रॉबिन हुड पूरी दुनिया को याद आ जाता है, जो अपने साथियों समेत बरतानवी काउंटी नॉटिंघमशायर में शेरवुड के जंगलात में रहता था। सुल्ताना डाकू और रॉबिन हुड के लुटेरे या डाकू बनने की वजह एक सी है। रॉबिन हुड भी एक आम शहरी था, लेकिन नॉटिंघम के बदमाश शरीफ ने उसकी जमीन जबरदस्ती छीन ली थी, जिसके बाद वो डाके डालने लगा था। ऐसा ही किरदार हिंदुस्तान में भी था, जो रिवायत के मुताबिक अमीरों को लूटता था और गरीबों की मदद करता था। ये सुल्ताना डाकू था। जिस तरह रॉबिन हुड पर बहुत से नॉवेल लिखे गए, बहुत सी फिल्म्स बनी, इसी तरह सुल्ताना डाकू पर भी बहुत लिखा गया और बहुत सी फिल्म्स भी बनी। लेकिन रॉबिन हुड के हवाले से ये बहस मौजूद है कि वो हकीकी जिंदगी में वजूद रखता था या नहीं, जबकि सुल्ताना डाकू तो एक हकीकी किरदार था। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बहुत से लोग सुल्ताना डाकू को खातून समझते हैं, जबकि सुल्ताना एक मर्द डाकू था। सुल्ताना मुसलमान था या हिंदू, इसके बारे में कुछ भी वसूख से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बेशतर लोगों के नजदीक वो मुसलमान था, जबकि कुछ मुअर्रिखीन के मुताबिक वो हिंदू था, क्योंकि वो भातू कौम से ताल्लुक रखता था, जो अकीदे के लिहाज से हिंदू थी। सुल्ताना डाकू और उसके गिरोह के लोग जिला मुरादाबाद के रहने वाले थे और सबके सब जराइम पेशा थे। सुल्ताना और उसके गिरोह के अफराद मुख्तलिफ जराइम में सजा के तौर पर यूपी के इलाके नजीबाबाद में पत्थरगढ़ के किले में भी कैद किए गए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सब वहाँ से फरार होने लगे और उन्होंने भातू कौम ही के एक शख्स बालम कंद की क़यादत में चोरी की वारदातें शुरू कर दी। बालम को खुद पर बहुत फख्र था और वो किसी को खातिर में नहीं लाता था। अपने इसी गुरूर में बालम एक दिन मालूक खान नामी एक बहादुर पठान से उलझ गया और उसकी गोली का निशाना बन गया। बालम के बनने के बाद गिरोह की क़यादत सुल्ताना के हाथ में आ गई। सुल्ताना इब्तिदा में छोटी मोटी चोरी किया करता था। जब वो चोर था तो अपने जमाने के मशहूर पुलिस ऑफिसर जफर उमर वो वाहिद शख्स है जो इसे एक मर्तबा गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए थे। ये पुलिस ऑफिसर जफर उमर वही हैं जो उर्दू के पहले जासूसी नॉवेल निगार और अपने जमाने के मशहूर ऑफिसर थे। सुल्ताना को गिरफ्तार करने पर उन्हें 5000 रूपए का इनाम भी मिला था। पुलिस ऑफिसर जफर उमर ने वो इनाम अपने सिपाहियों और इलाके के लोगों में तकसीम कर दिया था। उस वक्त सुल्ताना पर ज्यादातर चोरी के ही इल्जामात थे। अभी तक कत्ल का कोई इल्जाम उसके सर नहीं आया था, इसलिए सिर्फ 4 साल की कैद बामुशक्कत उसे दी गई। पुलिस ऑफिसर जफर उमर ने उर्दू में कई जासूसी नॉवेल बाद में तहरीर किए, जिनमें पहला नॉवेल नीली छतरी था और इसका मरकजी किरदार सुल्ताना डाकू ही था। 4 साल की कैद बामुशक्कत के बाद सुल्ताना जब रिहा हुआ तो उसने अपने गिरोह को दोबारा मुनज़्ज़म किया। नजीबाबाद और सहारनपुरा के सरकर्दा लोगों से उसने राब्ते बढ़ाए। अपने काबिले एतमाद मुखबरों का उसने जाल बिछा दिया। सुल्ताना का तरीका वारदात यही था कि वो मुखबरों के जरिए काम किया करता था। अपने काबिले एतमाद मुखबरों का जाल बिछाकर उसने डाके मारने शुरू कर दिए। उसके मुखबर इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से काम करते थे और मुखबर ही उसे मालदार असामियों की खबर दिया करते थे। सुल्ताना हर डाके की मंसूबाबंदी बहुत ही एहतियात के साथ करता था। यही वजह थी कि हमेशा कामयाब लौटता था। जिम काबिट जो बहुत मशहूर शिकारी रहे हैं, उन्होंने अपनी कई तहरीरों में सुल्ताना का जिक्र किया है और पुलिस ऑफिसर जफर उमर के मुताबिक भी सुल्ताना डाकू बड़े नडर तरीके से डाके डालता था। उसकी दीदा दिलेरी की हद थी कि वो हमेशा पहले लोगों को मुत्तला किया करता था कि माँ बदौलत तशरीफ लाने वाले हैं और डाका डाल के जाएंगे। डाके के दौरान सुल्ताना की कोशिश होती थी कि खून ना बहाया जाए, लेकिन अगर कोई शिकार मुजाहमत करता या उसके साथियों की या उसकी जान लेने की कोशिश करता तो वो उन्हें कत्ल कर दिया करता था। ये भी मशहूर है कि वो अपने मकतूलीन या मुखालफिन के हाथ की 3 उंगलियां काट दिया करता था। अमीर साहूकारों और जमींदारों के हाथों सताए हुए गरीब अवाम सुल्ताना डाकू की लंबी उम्र की दुआएं मांगा करते थे। वो भी जिस इलाके से माल लूटता वहीं के जरूरतमंदों में तकसीम करवा दिया करता था। यूँ सुल्ताना की जिंदगी और हर डाके के पीछे गरीब अवाम की बेतहाशा दुआएं हुआ
करती थी। सुल्ताना की दहशत और डाकुओं का सिलसिला बहुत सालों तक जारी रहा। उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत थी, उनसे ये सूरत हाल ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं हुई। पहले उन्होंने हिंदुस्तानी पुलिस के जरिए सुल्ताना को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सुल्ताना के मुखबरों और गरीब देहातियों ने हमेशा सुल्ताना की मदद की। इस वजह से वो कभी पकड़ा न जा सका। तंग आकर अंग्रेजों ने सुल्ताना डाकू की गिरफ्तारी के लिए बरतानिया से फ्रेडी यंग नामी एक तजुर्बेकार अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को इंडिया बुलाया। फ्रेडी ने हिंदुस्तान पहुंचकर सुल्तान की तमाम वारदातों का तफसीली जायजा लिया और जब सुल्ताना और उसके गिरोह के अफराद पुलिस के हाथों गिरफ्तारी से साफ बच निकले थे तो उस बारे में भी तफ्तीश की। फ्रेडी यंग ने ये एनालिसिस कर लिया कि सुल्ताना की कामयाबी का राज उसके मुखबरों का जाल है जो महकमा पुलिस के अंदर तक फैला हुआ है। फ्रेडी को ये जानने में भी देर न लगी कि मनोहर लाल नामी एक पुलिस ऑफिसर सुल्ताना का खास आदमी है जो सुल्ताना की गिरफ्तारी की हर कोशिश की खबर सुल्ताना को पहुंचा देता है। इससे पहले कि पुलिस सुल्ताना तक पहुंचे, मनोहर लाल की पहुंचाई खबर की वजह से वो अपने बचाव की तदबीर कर लेता है। फ्रेडी ने जब ये सारी सूरत हाल समझ ली तो उसने बड़ी जहानत से मंसूबा साजी की। सबसे पहले उसने मनोहर लाल का तबादला कर दिया। मनोहर लाल का तबादला इंतहाई दूर दराज के इलाके में किया गया। फिर नजीबाबाद के अमायदीन की मदद से सुल्ताना के एक काबिल एतमाद शख्स मुंशी अब्दुल रज़ाक को फ्रेडी ने अपने साथ मिला लिया। सुल्ताना मुंशी अब्दुल रज़ाक पर हद से ज्यादा भरोसा किया करता था। नजीबाबाद के नवाह में एक जंगल था जिसे कजली बंद कहा जाता था। सुल्ताना डाकू वहीं रहा करता था। ये जंगल बहुत घना और दरिंदों से भरा हुआ था, लेकिन सुल्ताना इसके चप्पे चप्पे से वाकिफ था, इसलिए वो वहाँ महफूज हुआ करता था। ये इतना घना जंगल था कि इसमें दिन के औकात में भी बाज़ औकात सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती थी। सुल्ताना डाकू भेस बदलने का भी माहिर था। फ्रेडी ने मुंशी अब्दुल रज़ाक की इत्तलात की बुनियाद पर सुल्ताना के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया। मुंशी ने बहुत समझदारी के साथ सुल्ताना को धोखा दिया। मुंशी अब्दुल रज़ाक एक तरफ सुल्ताना से राब्ते में रहकर उसकी सारी नक्लो हरकत को मालूम करता तो दूसरी जानिब फ्रेडी को वो सारी इत्तलात भी पहुंचाता रहा। एक दिन मुंशी ने सुल्ताना को ऐसे मकाम पर बुलाया जहां पुलिस पहले से ही छुपी थी। सुल्ताना जो ही मुंशी के बिछाए हुए जाल तक पहुंचा तो सैमुअल पेरिस नामी एक अंग्रेज अफसर ने अपने साथियों की मदद से उसे काबू कर लिया। सुल्ताना ने फायरिंग करना चाही, लेकिन पुलिस उसकी राइफल छीनने में कामयाब हो गई। जब उसने भागना चाहा तो एक कांस्टेबल ने उसके पैरों पर राइफल मारकर उसे गिरा दिया और यूं सुल्ताना डाकू गिरफ्तार हो गया। सुल्ताना को गिरफ्तार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी था, लेकिन तारीख गवाह है कि बड़े सगीर के तमाम नामवर लड़ाका गद्दारों की गद्दारी की वजह से ही गिरफ्तार हुए या फिर जान से गए। इस कामयाब ऑपरेशन के बाद फ्रेडी यंग को तरक्की देकर भोपाल का IG जेल खाना जात बना दिया गया। सुल्ताना को गिरफ्तार करके आगरा जेल ले जाया गया, जहां इस पर मुकदमा चला और सुल्ताना समेत 13 अफराद को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया। सुल्ताना डाकू के बहुत से साथियों को उम्र कैद और काला पानी की सजा भी सुनाई गई। 7 जुलाई 1924 को बिलाखिर सुल्ताना डाकू को फांसी पर लटका दिया गया। अगरचे 7 जुलाई 1924 को सुल्ताना को फांसी दे दी गई थी, लेकिन उस जमाने के उम्रा पर उसकी दहशत और अवाम में उसकी मोहब्बत एक अरसे तक जारी रही। सुल्ताना डाकू अंग्रेजों से शदीद नफरत किया करता था। कहते हैं इसी नफरत की वजह से वो अपने कुत्ते को राय बहादुर कहकर बुलाता था। अंग्रेज ये एजाजी खिताब अपने वफादार हिंदुस्तानियों को दिया करते थे। सुल्ताना के घोड़े का नाम चेतक था, जो कि इसका इंतहाई वफादार था। फ्रेडी यंग जिसने सुल्ताना को गिरफ्तार किया था, सुल्ताना ने उससे दरखास्त की कि उसके मरने के बाद उसके 7 साला बेटे को आला तालीम दिलवाई जाए। फ्रेडी यंग ने सुल्ताना की इस ख्वाहिश का एहतराम किया और उसकी सजाए मौत के बाद उसके बेटे को आला तालीम के लिए इंग्लैंड भिजवा दिया। सुल्ताना डाकू का बेटा बाद में वापस इंडिया आया और ICS का इम्तिहान पास करने के बाद महकमा पुलिस का आला अफसर बना, जहाँ से वो इंस्पेक्टर जनरल के ओहदे से सुबकदोश हुआ। सुल्ताना डाकू अपनी जिंदगी में ही एक बहुत मशहूर किरदार बन चुका था। लोग इससे मोहब्बत करते थे। उसके किरदार की खूबियों ने अदीबों और कलमसाजों को भी अपनी जानिब मुतवज्जो किया। उसके बारे में हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड हर जगह बहुत सी फिल्म्स बनी। हॉलीवुड में दी लॉन्ग डेविल के नाम से एक फिल्म बनाई गई, जिसमें सुल्ताना का किरदार युल ब्रेनर ने अदा किया था। 1975 में पाकिस्तान में सुल्ताना पर पंजाबी जबान में फिल्म बनाई गई, जिसमें अदाकार सुधीर ने सुल्ताना का किरदार अदा किया था। सुजीत सराफ ने द कन्फेशन ऑफ सुल्ताना डाकू यानी सुल्ताना डाकू का एतराफी बयान के नाम से एक नॉवेल भी तहरीर किया। अगरचे 7 जुलाई को सुल्ताना डाकू को फांसी देकर उसका किस्सा तमाम कर दिया गया था, तहम अजीब बात तो ये है कि आज भी सुल्ताना डाकू को लोग जानते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बार में जाकर अपनी राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद जरूर लिखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज फेसबुक ऑफिशियल पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।